हाँ भाई, सभी को नमस्कार। नमस्कार सभी को। आ जाइए बंधुओं। चलिए बंधुओं, आ जाइए। संतोष जी नमस्कार। बुलाइए सभी लोगों को जल्दी से। आ जाओ बंधुओं, बुलाओ सभी को जल्दी से। बुलाइए बुलाइए बुलाइए, सभी को बुलाइए। हाँ हरीश जी, हो गई क्लास स्टार्ट। स्वाति जी नमस्ते। हाँ हरीश जी, नमो नमः। आ जाओ मित्रों सभी। सभी को बुलाइए। अपने अपने मित्रों को सेंड कीजिएगा और बुलाइए सभी को। राम लखन यादव जी नमस्कार। केवल जी गुड इवनिंग। आइए मित्रों, आइए सभी को जल्दी से बुलाइए सभी को। कृष्णा जी नमो नमः, नमस्ते। श्वेता जी नमस्ते। राम नरेश जी गुड इवनिंग। बुलाओ मित्रों सभी को। चलिए आइए मेरे मित्रों, करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। देखो, देखिएगा, विगत क्लास में हमने उच्चारण स्थानों को पूर्ण किया था। विगत क्लास में हमने जाना था। अभिलाषा जी नमस्ते। पूजा जी नमस्ते। सीमा जी नमस्ते। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन काव्य कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। देखिएगा बंधुओं, विगत क्लास में हमने पढ़े थे उच्चारण स्थान। जैसा कि हमने जाना था, वर्णों के उच्चारण में, यानी जो वर्ण जहां से बोला जाता है उस वर्ण का, उस स्थान को, उस वर्ण का क्या कहा जाता है? उच्चारण स्थान। ललित जी से नमस्ते। हरीश जी नमस्ते। देखिएगा बंधुओं, विक्की जी नमस्ते। स्वागत है आप सभी का। आइए मेरे मित्रों, विगत क्लास में हमने जाना था कि जो वर्ण जहां से बोला जाता है उस स्थान को, उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। और उच्चारण स्थान 8 होते हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उर्कंठ शिरस तथा जीवा मूलम दंताश्च नासिका ओष्ठौ च तालु च। इसके माध्यम से हमने 8 उच्चारण स्थान जाने थे, लेकिन सवर्णता के प्रसंग में जो उच्चारण स्थान हैं उनकी संख्या 7 हुई थी। सिद्धांत कौमुदी में और लघु सिद्धांत कौमुदी में इनके लिए 11 पंक्तियां मिलती है। वो 11 पंक्तियां थी: अक्व विसर्जन्या नाम कंठा है, चुषा नाम तालु, ऋतुषा नाम मृदा, लितुलसा नाम दंता, उपुपधमानिया नाम ओष्टौ, फिर एते दो कंठ तालु, ओते दो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, फिर यमगणना नाम नासिका, इसको छोड़ दिया था मैंने। फिर इसके बाद में थी जीवामूल्य से जीवामूलम और नासिका अनुस्वार से। इसके बाद में हमने जाना था कि 10 वर्णों के उच्चारण स्थान 2-2 होते हैं। वो 10 वर्ण हमने जाने थे। फिर हमने जाना था ह वर्ण के बाद में यदि अंतस्थ या पंचम वर्ण आते हैं तो ह का उच्चारण स्थान उरस या वक्षस्थल माना जाएगा। हाँ, सभी का स्वागत है मेरे मित्रों। आइए जानते हैं। देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं मित्रों, जैसा कि क्या लिखा हुआ है, यत्न। महत्वपूर्ण क्लास आज आपकी रहने वाली है, बड़े काम की है। चाहे एमपी टेट हो, वर्ग 1 हो या 2 हो या 3 हो, या राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, यूपी टेट, सी टेट, सभी में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। उस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। वो कौन सा है मित्रों? यत्न। क्या पढ़ने वाले हैं हम? यत्न। आइए मित्रों जानते हैं यत्नों के बारे में। देखिएगा, यत्न, यत्नों के बारे में हम जानने वाले हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंड कीजिएगा। मैं आपको ऊंचाई तक ले जाना चाहता हूं।
आप मुझे कितनी ऊंचाई तक देखना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, आप कितने लोगों को जोड़ पाते हो। देखिएगा मित्रों, जिनको भी यदि संस्कृत का पेड कोर्स खरीदना है तो प्ले स्टोर से वर्तिका ऐप को डाउनलोड कीजिएगा मित्रों। इसी ऐप पर आपको संस्कृत के वर्ग 1 व 2 के ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध होंगे। देखो मित्रों, ये जो पात्रता परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन कोर्स है वर्ग 2 के लिए, जिसकी शुल्क कितनी सी है गुरुजी? 1299 रुपये मात्र। ये मैं आपको बता देता हूं बंधुओं, ये जो शुल्क है ये शुल्क ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। यूं मान लीजिएगा 2-3 दिन में रखूंगा, इससे ज्यादा नहीं रख पाऊंगा इस शुल्क को। फिर यह शुल्क निश्चित बढ़ने वाली है। जिनको भी खरीदना है 1299 रुपये मात्र में, उनके लिए अभी सुनहरा अवसर है कि उनको न के बराबर शुल्क में संपूर्ण पाठ्यक्रम मिल रहा है पढ़ने को। और ये 2 या 3 दिन में लगभग यही शुल्क 2000 से ऊपर पहुंचने वाला है। ये आपको मैं इस मंच के माध्यम से बता रहा हूं। जिनको भी कम पैसों में ये मौका है, एक मान लीजिएगा एक तरह से आप लोगों के लिए ऑफर है, और इस ऑफर का आप फायदा जितना उठा सकते हो उतना उठा लीजिएगा। और जो मुख्य परीक्षा है वर्ग 2 की मुख्य परीक्षा के लिए जो शुल्क है बंधुओं वो है 1999। ये भी 2 या 3 दिन के लिए है। इसके बाद यहां भी शुल्क आपको 3000 से ऊपर नजर आएगा मित्रों। इसलिए जिनको भी मुख्य परीक्षा या चयन परीक्षा, मुख्य परीक्षा या पात्रता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम खरीदना है, यहां मैं आपको एक बात का और आश्वासन कर देता हूं कि अभी तो जो पात्रता का पाठ्यक्रम है वो यहां पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसी शुल्क में जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम आएगा वो भी इसी शुल्क में पढ़ाया जाएगा। जो नए टॉपिक जुड़ेंगे वो भी यहाँ जोड़ दिए जाएंगे आपके पाठ्यक्रम आने पर। यानी ये जो आपका कोर्स है वो 12 महीनों के लिए है, अर्थात 1 वर्ष के लिए इसकी वैधता है। 1 वर्ष तक आप इसको पढ़ सकते हो मेरे मित्रों। इसलिए अभी ये जो शुल्क है 1999 रुपये, ये 2 या 3 दिन के लिए रहेगा। इसके बाद में यहाँ आपको 3000 से ऊपर नजर आएंगे मित्रों। इसलिए जल्दी कीजिएगा, जिनको भी पेड कोर्स चाहिए वो शीघ्र में खरीद लीजिएगा। चलिए फिर इसके बाद में मैं बात करता हूं एमपी वर्ग 1 चयन परीक्षा, और उसके लिए शुल्क रखा गया है मित्रों कितना? 2499 रुपये। और इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं, अभी आपको 2499 रुपये नजर आ रहे हैं, और ये तब तक रहेगा मित्रों जब तक वर्ग 1 का एग्जाम नहीं हो जाए। फिर उसके बाद में मतलब जो चयन परीक्षा रहेगी वो लगभग 5000 से कम में आपको ये कोर्स नहीं मिलेगा, ये बता देता हूं। कितने? कम से कम 5000 इसकी शुल्क रहेगी। अभी मात्र कितने में मिल रहा है आपको? ये 2499 रुपये मात्र में मिल रहा है। सर संस्कृत के नोट्स मिल जाएंगे क्या आपके बने? अपडेट गुरुजी नोट्स बिल्कुल मिलेंगे आपको, पर वो नोट्स ऑनलाइन ही मिलेंगे बंधुओं। सनोली कुशवाहा जी नमस्कार। आइए बंधुओं देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं यत्न, और जानते हैं हम यत्नों के बारे में। आइए मित्रों देखिएगा क्या पढ़ेंगे हम? यत्न। यत्न का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है गुरुजी? यत्न का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुजी प्रयास। यत्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों? प्रयास। अब यहां प्रयास से तात्पर्य क्या है? जैसा कि मेरे मित्रों हम जानते हैं, हम वर्णों की बात कर रहे हैं। जो वर्ण थे उन वर्णों को हमने पहले उच्चारण स्थान के आधार पर विभाजित किया कि कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाएगा। उन उच्चारण स्थानों को हमने, सामान्य व्यक्ति भी उनका पता लगा लेते हैं, इसलिए उन उच्चारण स्थानों को हमने क्या कहा था? अनुभूति गम्य, मतलब जिनका अनुभव किया जा सकता है। ऐसे उच्चारण स्थानों को इसलिए हमने क्या कहा था? अनुभूति गम्य। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे गुरुजी? यत्न। सुनो,
यत्न क्या है? यत्न का मतलब है गुरुजी प्रयास। क्या है? प्रयास। वर्णों के उच्चारण में, सुनिएगा मित्रों, वर्णों के उच्चारण में किया जाने वाला आंतरिक प्रयास यत्न कहलाता है। क्या कहा मैंने? कि वर्णों के उच्चारण में किया जाने वाला आंतरिक प्रयास यत्न कहलाता है। मतलब वर्ण के उच्चारण में जो आंतरिक प्रयास होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? यत्न। मित्रों, यत्नों का पता सामान्य व्यक्ति नहीं लगा सकता कि कौन सा यत्न किस स्थान पर है। ये सामान्य व्यक्ति इनका पता नहीं लगा सकता, इसलिए इनको अनुभूति रहित कहा गया है। अर्थात उच्चारण स्थानों को अनुभूति गम्य कहा गया था, लेकिन इनको अनुभूति रहित माना गया है, क्योंकि इनका पता सामान्य व्यक्ति नहीं लगा सकता, लेकिन इनका पता जो सिद्ध पुरुष हैं, योगी जन हैं, वह अलौकिक शक्ति के द्वारा इनका पता लगा सकते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति यत्नों का पता नहीं लगा सकता। जैसा कि हम जानते हैं बंधुओं, यत्न द्विधा, यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतरश्च बाह्यश्च, आभ्यंतर और बाह्य। तो जानिएगा परिभाषा। पहले हम जानते हैं परिभाषा। देखो, परिभाषा, यत्नों की परिभाषा जैसा कि मैंने आपको बताया। क्या बताया? वर्णों की उत्पत्ति, वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में किया जाने वाला वर्णों के उच्चारण में किया जाने वाला आंतरिक प्रयास यत्न कहलाता है। यत्न कहलाता है। क्या कहा मैंने बंधुओं? वर्णों के उच्चारण में किया जाने वाला आंतरिक प्रयास यत्न कहलाता है। जैसा कि मैंने कहा, यत्नों का पता सामान्य व्यक्ति नहीं लगा सकते, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अनुभूति रहित माना गया है। इनका अनुभव नहीं किया जा सकता। किनका? यत्नों का, क्योंकि इनका पता सामान्य व्यक्ति नहीं लगा सकते, इसलिए इनको क्या कहा हमने? अनुभूति रहित माना है। यत्न दो प्रकार के होते हैं मित्रों। कितने प्रकार के? देखिएगा, यत्नों का पता सामान्य व्यक्ति नहीं लगा यत्नों का पता सामान्य व्यक्ति नहीं लगा सकता है, इसलिए इन्हें अनुभूति रहित माना गया। इसलिए इनको क्या माना गया है? अनुभूति रहित माना गया है। आगे देखिएगा बंधु, यत्न द्विधा, यानी ये यत्न दो प्रकार के होते हैं। यत्न दो प्रकार के होते हैं। यत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो। यत्नम
द्विधा, यत्नम द्विधा, यानी यत्न कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सुनिएगा। 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुरुजी आभ्यंतर यत्न, और दूसरा होता है मित्रों बाह्य बाह्य यत्न। यानी आपसे पूछा जाए कि बताओ यत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं बंधुओं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं गुरुजी? आभ्यंतर होते हैं और बाह्य होते हैं। ये 2 प्रकार के यत्न होते हैं। देखिएगा मित्रों कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? आभ्यंतर और बाह्य। पहला डाल लीजिएगा मित्रों। पहला यत्न कौन सा है हमारा? आभ्यंतर। आभ्यंतर आभ्यंतर यत्न। देखो मित्रों आभ्यंतर यत्न जानते हैं आभ्यंतर यत्न को। जैसे एक बार समझिएगा मित्रों, जैसे ये वर्ण है, क्या है? वर्ण। ये वर्ण है, तो इस वर्ण के किसके? इस वर्ण के उच्चारण में, किस में? उच्चारण में। इस वर्ण के उच्चारण में, उच्चारण में सुन लीजिएगा। ये वर्ण है, कोई भी वर्ण, जैसे आपने ले लिया ये क, क्या ले लिया? क। समझना इसको, क्या ले लिया? क ले लिया आपने। देखिएगा इस क को, क वर्ण के, यानी इस क वर्ण का उच्चारण करने में किया जाने वाला आंतरिक प्रयास, यानी कोई भी वर्ण है और वर्ण के उच्चारण में जो प्रयास किया जाएगा वो प्रयास तो क्या कहलाएगा गुरुजी? यत्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यत्न। अब आगे जो बात कहना चाह रहा हूं वो समझने योग्य है, ध्यान से सुनिएगा। वर्ण के उच्चारण से पहले, कहा गुरुजी? पहले, मतलब वर्ण का उच्चारण नहीं करे ना, उससे पहले, वर्ण के उच्चारण से पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास कहलाएगा बंधुओं, क्या कहलाएगा? आभ्यंतर। क्या कहलाएगा? आभ्यंतर। क्या कहा मैंने? बताओ। वर्ण के उच्चारण से पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास, मतलब वर्ण का उच्चारण ना करे उससे पहले जो आंतरिक प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कोई वर्ण ले लिया ये क, अब क इसका उच्चारण करेंगे ना, मतलब उच्चारण नहीं करेंगे उससे पहले जो आंतरिक प्रयास होगा वो आंतरिक प्रयास कहलाता है। क्या कहलाता है? आभ्यंतर यत्न। और जब इसका उच्चारण कर दें हम, मतलब उच्चारण स्थानों से इसे बोल दें, बोलने के बाद में का, मतलब इसकी जो ध्वनि को समेटने का काम किया, मतलब इस ध्वनि को बांधने का जो काम किया, उस बांधने में जो प्रयास किया गया वो प्रयास कहलाता है गुरुजी, क्या कहलाता है? बाह्य यत्न। क्या कहलाता है? बाह्य यत्न। मतलब ये हुआ वर्ण के उच्चारण से पहले किया जाने वाला प्रयास तो कौन सा है? आभ्यंतर। और वर्ण के उच्चारण के बाद, कब गुरुजी? बाद। वर्ण के उच्चारण के बाद जो प्रयास किया जाएगा वो क्या कहलाएगा गुरुजी? बाह्य यत्न। मतलब ये हुआ वर्ण के उच्चारण से पहले का आंतरिक प्रयास तो आभ्यंतर है, और वर्ण के उच्चारण के बाद किया जाने वाला जो आभ्यंतर आंतरिक प्रयास है वो क्या कहलाएगा? बाह्य यत्न। मतलब है तो दोनों आभ्यंतर हैं, लेकिन अंतर इतना सा है, ये वर्ण उच्चारण नहीं करे उससे पहले प्रयास किया जाता है और ये वर्ण के उच्चारण के बाद का प्रयास है। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो हाँ ना। अरे हाँ ना लिखकर बताइए मुझे, बात समझ में आ रही है क्या आपके? आपके ये बात पल्ले पड़ रही है क्या? ये बात समझ में आ रही है क्या मित्रों? बताइएगा। हाँ ना लिखकर बताइए मित्रों, ये बात आपके समझ में आ रही है क्या?
सुनाई नहीं दे रहा आपको? श्वेता जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए वापस सुन लीजिएगा। वर्ण के उच्चारण से पहले किया जाने वाला पहले वाला क्या कहलाएगा? आभ्यंतर। वर्ण के उच्चारण के बाद का जो प्रयास होगा वह क्या कहलाएगा? बाह्य। मतलब ये हुआ कि जैसे ये कोई भी वर्ण आपने ले लिया अ, क्या ले लिया? अ, अर्थात इसका उच्चारण से पहले जो प्रयास हम अंदर करेंगे वो आंतरिक प्रयास तो क्या कहलाएगा? आभ्यंतर। और जब इसको हम बोलेंगे अ बोलने पर जो ध्वनि को हमने समाहित किया है, ध्वनि को मतलब एक तरह से बांधने का काम किया है, एकत्रित काम किया है, वो आंतरिक प्रयास कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य यत्न। क्या कहलाता है? बाह्य यत्न। आइए मित्रों, इन पूरी बातों को हम एक साथ जानते हैं। हम इसी बातों को हम एक साथ जानते हैं। यानी पहला यत्न हमारा कौन सा है? पहला है आभ्यंतर। आइए पहले आभ्यंतर को जानते हैं। आभ्यंतर यत्न। आभ्यंतर यत्न। देखो बंधु, जानते हैं आभ्यंतर। जो मैंने बोला है वही परिभाषा है। वर्णों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण से, वर्णों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण से पहले पहले किया किया जाने वाला, किया जाने वाला, किया जाने वाला, किया जाने वाला आंतरिक प्रयास, आंतरिक प्रयास, आंतरिक प्रयास आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न कहलाता है। कहलाता है। यानी वर्ण के उच्चारण से पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास क्या कहलाएगा बंधुओं? आभ्यंतर यत्न कहलाता है। सुनिएगा बंधु, प्रकृष्टो यत्नम प्रयत्नम। एक पंक्ति मैंने लिखी है यहां पर, देखिएगा बंधु क्या लिखी है? प्रकृष्टो यत्नम प्रयत्नम। प्रकृष्ट का मतलब होता है गुरुजी श्रेष्ठ यत्न को प्रयत्न कहते हैं। क्या कहा मैंने? बताओ। श्रेष्ठ यत्न को प्रयत्न कहते हैं। निशा जी, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा, श्रेष्ठ, प्रकृष्ट का मतलब क्या होता है गुरुजी? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यत्न को ही प्रयत्न कहते हैं। मतलब दो यत्न हुए, कौन कौन से हुए? एक तो हुआ गुरुजी आभ्यंतर और दूसरा हुआ गुरुजी कौन सा? बाह्य। अब दोनों में से यत्न कौन है? तो वो कह रहे हैं जो श्रेष्ठ यत्न होगा उस यत्न को हम क्या कहेंगे? प्रयत्न कहेंगे। क्या मतलब है गुरुजी इसका? इसका अर्थ हुआ, सुनिएगा, श्रेष्ठ यत्न को, श्रेष्ठ यत्न को, श्रेष्ठ यत्न को ही, श्रेष्ठ यत्न को ही प्रयत्न कहा जाता है। प्रयत्न कहा जाता है। क्या मतलब हुआ इस पंक्ति का? कि श्रेष्ठ यत्न को ही क्या कहा जाता है? प्रयत्न। अब आगे सुनो राजकुमार जी। हाँ, प्रणाम बंधु, प्रणाम, स्वागत है आपका। देखो, श्रेष्ठ यत्न को ही प्रयत्न कहा जाता है। तो श्रेष्ठ यत्न कौन सा है? सुनिएगा, दो यत्न हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर यत्न बाह्य यत्न की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कौन सा यत्न गुरुजी? कौन सा? आभ्यंतर यत्न। किसकी अपेक्षा? बाह्य यत्नों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसलिए आभ्यंतर यत्न को ही प्रयत्न कहा जाता है। सुनो, आभ्यंतर, आभ्यंतर यत्न
भाइये भाइये यत्न की अपेक्षा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। क्या कहा मैंने? आभ्यंतर यत्न बाह्य यत्न की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अतः अतः आभ्यंतर यत्न को ही प्रयत्न कहा जाता है, जाता है, कहा जाता है। क्या कहा मैंने? आभ्यंतर यत्न बाह्य यत्नों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, इसलिए आभ्यंतर यत्न को ही प्रयत्न कहा जाता है। मतलब ये कह सकते हैं आभ्यंतर प्रयत्न है और बाह्य यत्न है। यही मतलब हुआ गुरुजी? बोलो हाँ। चलिए, मतलब आभ्यंतर यत्नों को तो हम क्या कह सकते हैं? प्रयत्न कह सकते हैं। लेकिन जो बाह्य यत्न हैं उन बाह्य यत्नों को हम यत्न ही कहते हैं। क्या कहते हैं? यत्न ही कहते हैं। बोलो गुरुजी हाँ। बोलो ना गुरुजी हाँ। देखो इधर आगे बात करता हूं मित्रों में, सुनो। अब बात करता हूं मैं आभ्यंतर यत्नों की, तो सुनिएगा। लघु सिद्धांत, लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी में आचार्य वरदराज ने देखो, लघु सिद्धांत कौमुदी में आचार्य वरदराज ने आभ्यंतर यत्न 5 बताए हैं। बताए 5 बताए। 5 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 5। आपसे पूछे कि बताओ आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए 5 हैं। आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? एक बार उन 5 के नाम आप जान लीजिएगा। पहला होता है गुरुजी, पहला होता है गुरुजी स्पृष्ट। पहला कौन सा होता है गुरुजी? स्पृष्ट। पहला आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है गुरुजी? स्पृष्ट। दूसरा बताओ गुरुजी। दूसरा है गुरुजी ईसत स्पृष्ट। दूसरा कौन सा है गुरुजी? ईसत स्पृष्ट। तीसरा बताओ गुरुजी, तीसरा कौन सा है? मैं अध्ययन की दृष्टि से लिख रहा हूं। तीसरा है गुरुजी विवरित। चलो विवरित को बाद में लिखता हूं, मैं पहले ईसद विवरित लिखता हूं। ईसद विवरित, ईसद विवरित। चौथा है गुरुजी, चौथा कौन सा है? चौथा देखिएगा, चौथा कौन सा है? चौथा है विवृत। चौथा कौन सा है? विवृत। और पांचवा है बंधुओं संवृत। संवृत। ये 5 आभ्यंतर यत्न होते हैं। कितने होते हैं गुरुजी? 5। कितने होते हैं? 5। आपसे पूछा जाए बताओ आभ्यंतर यत्न कति, तो 5। कितने प्रकार के? 5। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और संवृत। ये 5। आगे सुनो। सिद्धांत कौमुदी में, अभी इन 5 के पहले मैं
बता देता हूं कौन सा वर्ण कहां से बोला जाएगा, अर्थात किस वर्ण का कौन सा आभ्यंतर यत्न होगा। सुनो बंधु, पहले ये बात समझिएगा। देखो, एक वर्ण का आभ्यंतर यत्न, एक वर्ण का आभ्यंतर यत्न एक होता है। एक वर्ण का आभ्यंतर यत्न एक होता है। क्या लिखा मैंने? एक वर्ण का आभ्यंतर यत्न एक होता है, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। एक वर्ण का आभ्यंतर यत्न कितना होगा? एक। क्या कहा मैंने? बताओ। चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, एक वर्ण का यत्न एक होगा। अब आभ्यंतर यत्न कितने हैं? 5 हैं। उन पांचों को हम जानते हैं बंधुओं। पहला जैसा कि मैंने लिखा था, कौन सा था? स्पृष्ट। दूसरा कौन सा लिखा था बंधुओं मैंने? देखेगा, दूसरा मैंने लिखा था ईसद। दूसरा लिखा था ईसत स्पृष्ट। दूसरा कौन सा लिखा था? ईसत स्पृष्ट। और तीसरा कौन सा लिखा था गुरुजी? ईसद विवृत। ईसद विवृत। और चौथा कौन सा लिखा था गुरुजी? विवृत। अब एक बचा हुआ है संवृत, उसकी भी मैं बात करूंगा आपसे। सुनो बंधु, स्पर्श व्यंजनों का, क्या कहा मैंने? बताओ। स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न स्पृष्ट होता है। क्या कहा मैंने? बताओ। स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न स्पृष्ट होता है। यूं समझ लीजिएगा आप, क्रम से याद रखो। सबसे पहले व्यंजनों में हमारे कौन से आते हैं? स्पर्श आते हैं। फिर दूसरे व्यंजन कौन से बताओ गुरुजी? हमारे अंतस्थ हैं। कौन से हैं गुरुजी? अंतस्थ। पेन चेंज कर लेता हूं। दूसरे कौन से हैं हमारे? पेन चेंज कर लिया मैंने, देखना इधर। पहले इस वर्ण कौन से होते हैं व्यंजन? हमारे स्पर्श। दूसरे व्यंजन कौन से होते हैं गुरुजी? हमारे अंतस्थ। और तीसरे कौन से होते हैं गुरुजी? ऊष्म। कौन से होते हैं? ऊष्म। ये तीन को तीन जगह पे रख दो क्रम से। फिर क्या बच गए बताओ गुरुजी? स्वर। और स्वरों को रख दो यहां पर। ये आभ्यंतर यत्न हो गए। कितना सीधा है, इतना सा याद रखना है। देखो, कठिन है क्या? सीधे हैं गुरुजी। जिस क्रम से हमने आभ्यंतर यत्न रखे हैं उसी क्रम से हमने वर्णों को रख दिया, यही याद रखना है। स्पृष्ट, कौन से वर्णों का आभ्यंतर यत्न स्पृष्ट होता है? तो स्पर्शा नाम, स्पर्शा नाम, स्पर्शा नाम स्पृष्टम। क्या मतलब हुआ गुरुजी इसका? कि स्पर्श व्यंजनों का, किनका गुरुजी? स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न स्पृष्ट होता है। आपसे पूछे स्पर्शा नाम आभ्यंतर यत्नम किम, तो उत्तर होगा आपका क्या होगा? स्पृष्टम। क्या प्रश्न पूछेगा? स्पर्शा नाम आभ्यंतर यत्नम किम, तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्पृष्टम। समझ में आ रही क्या बात? बोलो हाँ ना। अरे बात समझ में आ रही क्या मेरे बंधुओं? देखो, प्रश्न कैसे पूछेगा? स्पर्शा नाम, क्या पूछेगा? स्पर्शा नाम, स्पर्शा नाम, स्पर्शा नाम, स्पर्शा नाम, स्पर्शा नाम आभ्यंतर यत्नम किम, तो उत्तर क्या होगा? स्पृष्टम। अब स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं? मतलब यूं कह दूं मैं, स्पर्श व्यंजनों का, किनका? स्पर्श व्यंजनों का, स्पर्श व्यंजनों का, स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर, स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न स्पृष्ट होता है, स्पृष्ट होता है, होता है। ये बात समझ में आ गई क्या? बोलो गुरुजी हाँ ना। क्या कहा मैंने? बताओ।
इसके अंतर्गत कौन कौन से आ गए? इसके अंतर्गत कौन कौन से आ गए देख लीजिएगा एक बार। देखो क्या लिखा मैंने यहां, देखिएगा। स्पर्श, स्पर्शा नाम स्पृष्ट, यानी स्पर्श व्यंजनों का अभ्यंतर यत्न क्या होता है? स्पृष्ट। अब स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं आपको मैंने बताया गुरुजी। क्या बताया? याद करो गुरुजी, मैंने आपको बताया, क्या बताया? देखो, कादयो, कादयो माउसाना स्पर्शः। हाँ गुरुजी याद आया। क्या लिखाया? कादयो माउसाना स्पर्शा, मतलब कैसे, कैसे मैं तक, कैसे मैं तक, कैसे मैं तक, यानी कैसे लेकर मैं तक का वर्णों का आभ्यंतर यत्न क्या होगा? स्पृष्ट होगा। अब देखो प्रश्न आ गया, कैसे आएगा प्रश्न? देखो गुरुजी ऐसे पूछेगा प्रश्न। देखो इधर प्रश्न बताता हूं मैं आपको कैसे पूछेगा प्रश्न, कैसे पूछेगा तो प्रश्न देखो, ऐसे प्रश्न पूछेगा। देखो जैसे उसने दे दिया, देखो इधर प्रश्न ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा, जैसे प्रश्न दे दिया उसने, ये प्रश्न लो, जैसे उसने दे दिया स्पर्शा नाम, स्पर्शा नाम आभ्यंतर, स्पर्शा नाम आभ्यंतर यत्नम, यत्नम किम, क्या उत्तर होगा आपका? बताओ। चार ऑप्शन दे दिए उसने। पहला में दे दिया, क्या दे दिया? दे दिया उसने यहां दे दिया स्पृष्ट, स्पृष्ट। दूसरे में दे दिया आपको, क्या दे दिया? ईसत, ईसद विवृत। तीसरे में दे दिया आपको, क्या दे दिया गुरुजी? विवृत। और चौथे में दे दिया गुरुजी आपको, क्या दे दिया? संवृत। बताओ मित्रों क्या उत्तर होगा? संवृत। सभी कमेंट में लिखकर बताओ मित्रों क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का? बताओ। स्पर्शा नाम आभ्यंतर यत्नम किम, क्या उत्तर होगा? बताओ, बताओ मित्रों क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर हो जाएगा? स्पृष्ट। क्या हो जाएगा मित्रों? स्पृष्ट, यानी उत्तर क्या होगा आपका? स्पृष्ट। जैसे कोई एक वर्ण देकर के पूछ लिया, ऐसे पूछ ले वो, जैसे ये पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न लीजिएगा। जैसे उसने कह दिया काकारस्य, काकारस्य आभ्यंतर, काकारस्य आभ्यंतर यत्नम किम, क्या पूछ लिया गुरुजी? काकारस्य आभ्यंतर यत्नम किम। अब वो आपको दे देगा, क्या दे देगा? देखो उसने दे दिया आपको, देखो इधर क्या दे दिया, क्या लिखा था हमने? काकारस्य, काकारस्य आभ्यंतर यत्नम किम, ऑप्शन दे दिए उसने। देखो इधर ऑप्शन में क्या दिए? पहले ऑप्शन में दे दिया संवृत, क्या दे दिया गुरुजी? संवृत। दूसरे में दे दिया विवृत, क्या दे दिया गुरुजी? विवृत। तीसरे में दे दिया, क्या दे दिया? स्पृष्ट, क्या दे दिया गुरुजी? स्पृष्ट। और चौथे में दे दिया ईसाद, ईसाद विवृत। बताओ क्या आ जाएगा गुरुजी? बताओ इसमें क्या आ जाएगा? देखिएगा कैसे लेकर, ककारस्य का मतलब क्या पूछ रहा है? कैसे लेकर मैं तक के वर्णों का अभ्यंतर यत्न क्या होगा मित्रों? क्या होगा? बताओ, बताओ गुरुजी क्या होगा? कैसे लेकर मैं तक के वर्णों का स्पृष्ट, तो क्या हो जाएगा ये। और देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3 देखो, जैसे दे दिया उसने, क्या दे दिया? कस्से, देखो केसाम वर्णानाम, केसाम वर्णानाम स्पृष्टम, केसाम वर्णानाम आभ्यंतर यत्नम स्पृष्टम, क्या दे दिया उसने? केसाम वर्णानाम आभ्यंतर यत्नम स्पृष्टम, किन वर्णों का आभ्यंतर यत्न स्पृष्ट होता है? अब वो दे देगा ऑप्शन में। ऑप्शन दिया उसने, क्या दे दिया? स्पर्शा नाम, स्पर्शः। दूसरे में दे दिया
अंतस्तः। तीसरे में दे दिया उसने, क्या दे दिया? उष्म। चौथे में दे दिया गुरुजी आपको, क्या दे दिया उसने? स्वर। अब बताओ यहां पर आपका उत्तर क्या होगा गुरुजी, बोलो जल्दी से। यहां पर आपका उत्तर क्या होगा? यहां पर आपका उत्तर कौन सा आएगा? किन वर्णों का आभ्यंतर यत्न स्पृष्ट होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुरुजी, क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा? स्पर्श। क्या हो जाएगा? स्पर्श। बात समझ में आ रही क्या मेरे मित्रों? बोलो हाँ ना। बात समझ में आ रही है आपके? चलिए आगे लेकर के चलता हूं मैं, देखिएगा मित्रों। आइए इधर वापस, यानी कैसे लेकर मैं तक के वर्णों का आभ्यंतर यत्न क्या होगा? स्पृष्ट। अब आगे चलते हैं। अंतस्ता नाम, अंतस्ता नाम, अंतस्ता नाम ईसत स्पृष्टम। ईसत स्पृष्टम क्या मतलब हुआ गुरुजी इसका? स्पृष्टम। इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी? कि जो हमारे वर्ण हैं, कौन से वर्ण गुरुजी? कौन से वर्ण गुरुजी? जो अंतस्थ वर्ण हैं, उन अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर यत्न क्या होगा? स्पृष्ट। यानी अंतस्थ, अंतस्थ वर्णों, वर्णों का आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न, यत्न ईसत, ईसत स्पृष्ट होता है। स्पृष्ट होता है, होता है। बात समझ में आ गई क्या? ये भी जो स्पर्श व्यंजनों का उनका आभ्यंतर यत्न क्या होगा? ईसत स्पृष्ट। और अंतस्थ किसे कहा गया है? यणो अंतस्था। कौन कौन से वर्ण हैं? कौन कौन से हैं गुरुजी? कौन कौन से हैं? य, व, र और ल। य, व और ल, ये चारों वर्ण क्या कहलाएंगे गुरुजी? दिखाई दे रहे हैं ना? ये चारों वर्ण क्या कहलाएंगे? चलो लाल पेन से लिखता हूं तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे, दिख जाएंगे यहाँ। कौन कौन से हैं? य, व, र और ल। इन चार वर्णों का आभ्यंतर यत्न क्या होगा मित्रों? क्या होगा? ईसत स्पृष्ट। अब हम बढ़ते हैं कौन से? ईसद विवृत। उष्माणाम, देखिएगा मित्रों, उष्माणाम, उष्माणाम, उष्माणाम ईसद विवृतम। ईसद, ईसद विवृतम। क्या लिखा मैंने? उष्माणाम ईसद विवृतम। ईसद विवृतम, उष्माणाम ईसद विवृतम। सुनो अब दोबारा लिखता हूं बंधुओं, ताकि पूरी जगह कवर हो जाए अपनी। देखो क्या है ये? देखो उष्माणाम, उष्माणाम ईसद विवृतम। विवृतम क्या मतलब है? कि उष्म व्यंजनों का, किनका? उष्म व्यंजनों का, उष्म व्यंजनों का, व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर, आभ्यंतर यत्न, यत्न ईसद, ईसद विवृत होता है। विवृत होता है, होता है। किनका होता है गुरुजी? उष्म व्यंजनों का। और उष्म व्यंजनों के लिए क्या कहा गया है? शलह। क्या कहा गया गुरुजी? शलह। देखिएगा क्या कहा गया है बंधुओं, देखिएगा इधर। शलह, शल, शल उष्माणा, उष्माणा, चल उष्माणः, चल उष्माणः, सॉरी क्या है? उष्माणः, चल उष्माणः। क्या आएगा गुरुजी? शल उष्माणः, मतलब सल प्रत्यार के वर्ण। अब सल प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, श, श और ह। इन चारों वर्णों का आभ्यंतर यत्न क्या होता है बंधुओं? ईसद विवृत। क्या होता है? ईसद विवृत। अब क्या बच गया गुरुजी? अब बच गया संवृत। संवृत को लेते हैं बंधुओं इधर। क्या बच गया है? संवृत। देखो इधर, एक तो बच रहा है विवृत, एक तो क्या बच रहा है? विवृत, और एक क्या बच रहा है? संवृत।
संवृत, संवृत। ये दोनों और बचे हुए हैं, ये चौथे नंबर का है और ये 5वें नंबर का है। बोलो गुरु जी हाँ। चलो, संविवृत का मतलब है स्वरों का, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्वरों का अभ्यंतर यत्न क्या होता है, स्वराणाम 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 विवृतम, विवृतम यानी स्वरों का, सभी स्वरों का, स्वरों का आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न, यत्न आभ्यंतर यत्न विवृत होता है, विवृत होता है, होता है। किनका? सभी स्वरों का। स्वर कौन से होते हैं गुरुजी? अच्। अत्यार में कौन कौन से आते हैं? पूरे स्वर, यानी सभी स्वरों का आभ्यंतर यत्न क्या होगा गुरुजी? विवृत। अब क्या बचा गुरुजी? कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, पूरे व्यंजन हो गए, पूरे स्वर हो गए, तो फिर संवृत में क्या आएगा? तो सुनो बंधुओं, संवृत के अंतर्गत आएगा, संवृत के अंतर्गत आएगा, सुनिएगा बंधुओं, वैसे तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन संवृत के अंतर्गत क्या आएगा एक बार उसे आप देख लीजिएगा। संवृत के अंतर्गत आएगा ह्रस्व, ह्रस्व अ। गुरुजी ह्रस्व तो स्वरों में भी आता है, बिल्कुल आता है। अब यहां पर आपको एक टेक्निकल बात है, ये समझने योग्य बात है, इसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखो इधर, ये जो ह्रस्व ए है इसकी दो दशाएं चलेगी। कितनी दशाएं? दो। सुनो कौन कौन सी। एक तो है गुरुजी, पहली तो सुनेगा, लौकिक दशा, लौकिक दशा। एक तो कौन सी दशा है? लौकिक दशा। और दूसरी है, दूसरी जो लेकर के मैं चलूंगा वह है प्रक्रिया, प्रक्रिया दशा। ये दोनों दशा आपको समझनी है, यही है समझने योग्य बात आभ्यंतर यत्नों में, लौकिक दशा और प्रक्रिया दशा। क्या कौन कौन सी दशा है? लौकिक और प्रक्रिया, समझिएगा इसको। लौकिक दशा और प्रक्रिया दशा। प्रक्रिया दशा को साधन अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साधन अवस्था। क्या कहते हैं? साधन अवस्था। आप तो दो शब्दों को समझ लीजिएगा जिसमें अपने काम हो जाएगा, इनको समझिएगा। लौकिक से याद रखो संसार। लोक का मतलब क्या होता है गुरुजी? संसार होता है। लोक का मतलब क्या होता है? संसार। प्रक्रिया का मतलब अब जान लेंगे। लोक का मतलब क्या होता है? संसार। सुनो, लौकिक का मतलब है लोक व्यवहार के शब्द। क्या कहा मैंने? लोक व्यवहार के शब्द। जैसे कोई भी एक शब्द दे दिया आपको, जैसे आपको दे दिया कि राम, क्या दे दिया? राम। अब राम में आपसे पूछे कि यहाँ राम में जो ह्रस्व अ आ रहा है उसका आभ्यंतर यत्न क्या होगा? और एक है गुरुजी प्रक्रिया दशा। ये प्रक्रिया दशा आप समझ लीजिएगा। पहले लौकिक दशा का मतलब मैंने कहा कि जो लोक व्यवहार के शब्द हैं उन शब्दों को हम कहेंगे लौकिक दशा। प्रक्रिया, प्रक्रिया का मतलब है जैसे आपने देखा होगा कोई सड़क का काम चल रहा हो, किसका काम चल रहा हो? सड़क का। तो फिर वहां सड़क वाले एक बोर्ड लगा देते हैं कि यहाँ कार्य प्रगति पर है, कार्य प्रक्रिया में है, अतार्थ कृपया यहाँ होके जाइए। मतलब क्या हुआ? जहां पर कोई कार्य चल रहा हो, क्या कहा मैंने? बताओ। जहां पर कोई कार्य चल रहा हो ऐसे कार्य को हम क्या कहेंगे? प्रक्रिया दशा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रक्रिया। और जो शब्द होगा यानी पूर्ण होगा उसे हम क्या कहेंगे? लौकिक दशा, यानी लोक व्यवहार का, व्यवहार का। जैसे राम पूरा काम है, राम किसी का नाम है, लोक व्यवहार में प्रयुक्त किया जा सकता है। लेकिन देखो जैसे मैंने दे दिया ये गुरु, और गुरु में जैसे मैंने प्रत्यय लगाया अण। क्या लगाया? अण। अर्थात यहां प्रत्यय की प्रक्रिया चल रही है। जैसे और मैं बताऊं, जैसे मैंने लिखा राम प्लस आयन, यहां प्रक्रिया चल रही है किसकी? संधि की। ऊपर वाले में किसकी चल रही है?
प्रत्ययों की और नीचे संधि की। अब यहां पूछे कि बताओ इस अ का या इस अ का आभ्यंतर यत्न क्या होगा, तो ये आपको याद रखना है। अब यही आपको समझना है मित्रों, यही आपके लिए समझने योग्य बात है। लौकिक का मतलब देखेगा, लौकिक का मतलब क्या है? संसार। संसार से याद रखो, इस संसार से याद रखो कि लौकिक दशा का जो रस्व अ होगा, कौन सा? लौकिक दशा का जो रस्व अ होगा उसका आभ्यंतर यत्न क्या होगा? संवृत होगा। क्या होगा? संवृत। कौन से का? लौकिक दशा का जो रस्व अ है, इस लौकिक दशा का जो ये रस्व अ है, इसका आभ्यंतर यत्न क्या होगा? संवृत। और ये जो प्रक्रिया दिशा का अ है, यानी प्रक्रिया दिशा का जो अ है, उसका क्या होगा? विवृत होगा। क्या होगा? विवृत। मतलब इससे स्पष्ट हो गया कि लौकिक दशा में रस्व अ का आभ्यंतर यत्न संवृत होता है और प्रक्रिया दिशा में प्रक्रिया दिशा में रस्व अ का आभ्यंतर यत्न क्या होगा? विवृत होगा। एक बात और सुनना मित्रों, ये रस्व प्रक्रिया दिशा और लौकिक दशा सिर्फ किसके लिए है? रस्व अ के लिए है। अन्य स्वर चाहे प्रक्रिया दशा का हो चाहे लौकिक दशा का हो, उन सभी स्वरों का आभ्यंतर यत्न विवृति होगा मित्रों। कौन सा होगा? विवृत। ये लौकिक दशा और प्रक्रिया दिशा सिर्फ किसके लिए है? रस्व अ के लिए है मित्रों। किसके लिए? रस्व अ के लिए। रस्व अ का लौकिक दिशा के रस्व अ का आभ्यंतर यत्न क्या होगा? संवृत होगा। और प्रक्रिया दिशा के रस्व अ का, किसका? रस्व अ का। किसका? रस्व अ का आभ्यंतर यत्न क्या होगा? तो फिर आपको बताना होगा विवृत। यहां प्रश्न भी ऐसे ही पूछेगा। क्या पूछेगा? लौकिक दशायाम लौकिक दशायाम रस्व अस्वरस्य आभ्यंतर यत्नम किम? तो फिर लौकिक आएगा तो क्या बताना पड़ेगा? संवृत। और पूछ ले प्रक्रिया दिशायाम रस्व अ आभ्यंतर यत्नम किम? तो फिर आपका उत्तर होगा गुरुजी क्या होगा? विवृत। बोलो गुरुजी हाँ। चलिए बंधुओं, आज हमने जाना है आज की क्लास में किनको? आभ्यंतर यत्नों को। आगामी क्लास में यानी कल की क्लास में हम जानेंगे बाह्य यत्नों को। किनको जानेंगे? बाह्य यत्नों को। आप सब मेरे साथ जुड़े हैं, इसलिए सभी मित्रों का तहे दिल से आभार। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।